नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आज से लगभग 2500 साल पहले, जब न तो कोई माइक्रोस्कोप था, न कोई मॉडर्न लैब और न ही कोई गूगल, तब किसी इंसान ने जानवरों की दुनिया के बारे में कैसे पता लगाया होगा? कैसे किसी ने यह जाना होगा कि मधुमक्खियां अपना छत्ता कैसे बनाती हैं? या एक मुर्गी के अंडे के अंदर चूजा कैसे विकसित होता है? या फिर समुद्र की गहराइयों में रहने वाला ऑक्टोपस कैसे अपने बच्चों को जन्म देता है? आज हम विज्ञान की मदद से इन सवालों के जवाब आसानी से खोज लेते हैं। लेकिन कल्पना कीजिए उस पहले इंसान की जिसने सिर्फ अपनी दो आंखों, अपने एक तेज दिमाग और अपनी कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा के दम पर जानवरों के पूरे साम्राज्य का नक्शा बनाने की कोशिश की। आज हम एक ऐसी ही किताब और उसके महान लेखक की कहानी सुनने जा रहे हैं। वो लेखक कोई साधारण इंसान नहीं था। वो दर्शन का पितामह, विज्ञान का जनक और सिकंदर महान का गुरु था। उनका नाम था अरस्तु और उनकी महान कृति का नाम है हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स। लेकिन रुकिए, यह हिस्ट्री यानी इतिहास की किताब नहीं है जैसा कि इसके नाम से लगता है। यह असल में जानवरों की दुनिया की एक जासूसी है, एक खोज है, एक जांच पड़ताल है। यह वो किताब है जिसने बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की नींव रखी। अरस्तु ने हमें सिखाया कि दुनिया को समझने के लिए हमें सिर्फ कल्पना या कहानियों पर नहीं, बल्कि अपनी आंखों देखी सच्चाई पर भरोसा करना चाहिए। उन्होंने हमें देखना सिखाया। क्या आप तैयार हैं उस पहले बायोलॉजिस्ट के साथ जानवरों की अद्भुत और रहस्यमयी दुनिया की यात्रा पर चलने के लिए? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1, इतिहास नहीं, एक खोज। अरस्तु की क्रांतिकारी नजर। इस रोमांचक यात्रा को शुरू करने से पहले सबसे जरूरी है कि हम अपनी पहली और सबसे मुख्य गलतफहमी को दूर कर लें। जब हम सुनते हैं एरिस्टोटल्स हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स, तो हमारे दिमाग में आता है कि यह शायद जानवरों के विकास की कहानी होगी या डायनासोर से लेकर आज तक के जानवरों का इतिहास होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ हिस्ट्री शब्द का वो मतलब नहीं है जो हम आज समझते हैं। अरस्तु ने अपनी इस किताब का नाम ग्रीक में रखा था हिस्टोरिया एनिमलियम, और उनके लिए हिस्टोरिया शब्द का मतलब था जांच, खोज या रिसर्च। तो इस किताब का असली मतलब है जानवरों के बारे में एक जांच या जानवरों पर एक रिपोर्ट। यह एक बहुत अहम और महत्वपूर्ण अंतर है, क्योंकि यह हमें सीधे सीधे अरस्तु के दिमाग के अंदर ले जाता है और हमें उनके मकसद को समझाता है। अरस्तु का मकसद कोई कहानी सुनाना नहीं था। उनका मकसद था जानवरों की दुनिया के बारे में जितने भी तथ्य, जितनी भी अवलोकन योग्य तथ्य हैं, उन सबको इकट्ठा करना, उन्हें व्यवस्थित करना और उन्हें एक विशाल ज्ञानकोश, एक विश्वकोश के रूप में प्रस्तुत करना। वो एक तरह से एक बहुत विशाल डेटाबेस का निर्माण कर रहे थे। वो ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि अरस्तु का मानना था कि किसी भी चीज के क्यों को समझने से पहले हमें उसके क्या को अच्छी तरह से समझना होगा। यानी ये जानने से पहले कि जानवर ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं या उनके शरीर के अंग ऐसे क्यों बने हैं, हमें पहले यह तो पता होना चाहिए कि वो असल में हैं क्या, वो करते क्या हैं और उनके पास कौन कौन से अंग हैं। हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स इसी क्या का जवाब है। ये उनकी ज्यादा सैद्धांतिक किताबों जैसे कि पार्ट्स ऑफ एनिमल्स या जनरेशन ऑफ एनिमल्स के लिए एक कच्चा माल, एक फाउंडेशन की तरह थी। यह दृष्टिकोण उस समय के लिए बिल्कुल क्रांतिकारी था। अरस्तु से पहले ज्यादातर लोग जानवरों और प्रकृति के बारे में या तो पौराणिक कथाओं और दंतकथाओं पर यकीन करते थे या फिर अपने कमरे में बैठकर सिर्फ कल्पना और तर्क के आधार पर सिद्धांत बनाते थे। जैसे लोग मानते थे कि हाइड्रा जैसा कोई 7 सिरों वाला सांप होता है या सेंटोर जैसे आधे घोड़े और आधे इंसान वाले जीव होते हैं। अरस्तु ने कहा, नहीं, अगर हमें सच जानना है तो हमें अपनी कुर्सी से उठकर बाहर की दुनिया में जाना होगा और अपनी आंखों से देखना होगा। उन्होंने एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन यानी अनुभवजन्य अवलोकन पर जोर दिया, और यही वो चीज है जो उन्हें इतिहास का पहला सच्चा वैज्ञानिक बनाती है। तो उनका तरीका क्या था? उनकी रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या थी? सबसे पहले वो खुद सीधे सीधे अवलोकन करते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल ग्रीस के द्वीपों, खासकर लेस्बोस द्वीप पर बिताए, जहां उन्होंने समुद्र के किनारे बैठकर घंटों तक समुद्री जीवों के व्यवहार और उनकी शारीरिक रचना का अध्ययन किया। वो एक बच्चे की तरह जिज्ञासु थे,
जो हर छोटी से छोटी चीज को ध्यान से देखता था। दूसरा, उन्होंने विच्छेदन की कला का बहुत अधिक पैमाने पर इस्तेमाल किया। उन्होंने और उनके छात्रों ने कोई सारे अलग अलग प्रजातियों के जानवरों को चीरकर उनके अंदर के अंगों का अध्ययन किया। यह उस समय के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी। उन्होंने पहली बार दुनिया को यह दिखाया कि जानवरों के अंदर क्या है। और तीसरा, वो जानते थे कि वो अकेले सब कुछ नहीं देख सकते। इसीलिए उन्होंने एक विशाल नेटवर्क का इस्तेमाल किया। वो मछुआरों से मछलियों के बारे में पूछते थे, मधुमक्खी पालकों से मधुमक्खियों के बारे में, शिकारियों से जंगली जानवरों के बारे में, और दूर दराज के इलाकों में जाने वाले यात्रियों से वहां के अजीबोगरीब जानवरों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते थे। लेकिन वो हर सुनी सुनाई बात पर यकीन नहीं कर लेते थे। वो अक्सर अपनी किताब में यह लिखते थे कि ऐसा कहा जाता है, या मछुआरों के अनुसार, जो यह दिखाता है कि वो एक आलोचनात्मक विचारक थे और फैक्ट्स और अफवाहों के बीच का फर्क समझते थे। इस तरह उन्होंने दुनिया के सामने ज्ञान इकट्ठा करने का एक नया तरीका पेश किया। देखो, काटो, पूछो और फिर लिखो। यह वैज्ञानिक पद्धति की शुरुआत थी। लेकिन जब उन्होंने इस पद्धति का इस्तेमाल करके जानवरों के साम्राज्य का नक्शा बनाना शुरू किया, तो वो नक्शा कैसा बना? उन्होंने इस विशाल और विविध दुनिया को व्यवस्थित करने के लिए पहला कदम कैसे उठाया? इस पहले महान वर्गीकरण की कहानी हम अगले अध्याय में सुनेंगे। चैप्टर नंबर 2, जानवरों का पहला परिवार, वृक्ष। जब अरस्तु ने दुनिया को बांटा। अब जब अरस्तु ने अपनी खोज का तरीका तय कर लिया था, तो उनके सामने सबसे प्रमुख चुनौती थी इस विशाल जानकारी के ढेर को एक व्यवस्थित रूप देना। आप कल्पना कीजिए, आपके सामने हजारों तरह के जानवर हैं, चींटी से लेकर हाथी तक, मछली से लेकर बाज तक। आप उन्हें समझना कैसे शुरू करेंगे? आप उन्हें किस आधार पर अलग अलग समूहों में बांटेंगे? यह एक बहुत विशाल पहेली थी। और इसी पहेली को सुलझाते हुए अरस्तु ने विज्ञान की उस शाखा की नींव रखी जिसे आज हम टैक्सोनोमी या वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। उन्होंने जानवरों का पहला परिवार वृक्ष बनाने की कोशिश की। हाँ, यह आज के जेनेटिक क्लासिफिकेशन जितना सटीक नहीं था, लेकिन यह अपने समय से हजारों साल आगे था। अरस्तु ने जानवरों को बांटने के लिए एक बहुत ही मौलिक और सरल सा दिखने वाला आधार चुना, खून। उन्होंने जानवरों के पूरे साम्राज्य को दो बहुत विशाल समूहों में विभाजित किया। पहला समूह था एनाइमा, यानी खून वाले जानवर। ये मोटे तौर पर आज के वर्टिब्रेट्स या रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों के बराबर है। इस विशाल समूह के अंदर उन्होंने और छोटे छोटे समूह बनाए, जैसे विविपेरस क्वाड्रुपेड्स, यानी 4 पैरों वाले और जिंदा बच्चे पैदा करने वाले जानवर, जो कि हमारे स्तनधारी वर्ग जैसा है। फिर थे ओविपेरस क्वाड्रुपेड्स, यानी 4 पैरों वाले और अंडे देने वाले जानवर, जिसमें उन्होंने सरीसृपों और उभयचरों को रखा। इसके बाद उन्होंने पक्षी और मछलियां के अलग अलग समूह बनाए। दूसरा मुख्य समूह था एनाइमा, यानी बिना खून वाले जानवर। ये मोटे तौर पर आज के इन्वर्टिब्रेट्स या बिना रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों के बराबर है। अरस्तु का मानना था कि इन जीवों में खून जैसा कोई तरल तो होता है, पर वो असली खून नहीं है। इस समूह के अंदर भी उन्होंने कई दिलचस्प उपसमूह बनाए, जैसे सेफलोपोड्स, जिसमें उन्होंने ऑक्टोपस और कटलफिश जैसे जीवों को रखा। फिर थे क्रस्टेशियंस, जिसमें केकड़े और झींगे आते हैं। कीड़े मकोड़े का भी उन्होंने एक अलग समूह बनाया। और फिर थे जूफाइट्स, यानी वो जीव जो दिखते तो पौधों जैसे हैं, पर असल में जानवर होते हैं, जैसे कि सी एनेमोन। ये वर्गीकरण कितना क्रांतिकारी था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यह लगभग 2000 सालों तक जीव विज्ञान का मानक बना रहा। उन्होंने सिर्फ शारीरिक बनावट के आधार पर ही नहीं, बल्कि जानवरों को उनके रहन सहन, उनके खान पान और सबसे महत्वपूर्ण उनके प्रजनन के तरीके के आधार पर भी वर्गीकृत किया। उन्होंने जानवरों को मांसाहारी, शाकाहारी और सर्वाहारी में बांटा। उन्होंने उन्हें जमीन पर रहने वाले, पानी में रहने वाले और हवा में उड़ने वाले जीवों में बांटा। वो हर जानवर को एक पहेली की तरह देखते थे और उसके हर पहलू को समझने की कोशिश करते थे। लेकिन अरस्तु का काम सिर्फ इन कोई सारे समूहों को बनाने तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने एक और ज्यादा गहरा और ज्यादा दार्शनिक वर्गीकरण भी किया। उन्होंने प्रकृति में एक तरह की पायदान या स्केल ऑफ नेचर की कल्पना की। उन्होंने देखा कि प्रकृति में हर चीज एक क्रम में व्यवस्थित है, सरल से जटिल की ओर।
इस पायदान के सबसे निचले पायदान पर निर्जीव पदार्थ हैं, जैसे कि पत्थर और मिट्टी। फिर उससे ऊपर आते हैं पौधे, जिनमें जीवन तो है, पर वो चल फिर नहीं सकते और उनमें चेतना नहीं है। पौधों से ऊपर आते हैं जानवर, जिनमें जीवन भी है और वो चल फिर भी सकते हैं और उनमें संवेदनाएं भी हैं। और जानवरों के इस साम्राज्य में भी एक क्रम है, जिसमें सरल जीव जैसे कि स्पंज सबसे नीचे हैं और ज्यादा जटिल जीव जैसे कि स्तनधारी ऊपर हैं। और इस पूरी पायदान के शिखर पर कौन है? वो है इंसान, क्योंकि इंसान के पास न सिर्फ जीवन और संवेदनाएं हैं, बल्कि उसके पास तर्क करने की क्षमता भी है, जो उसे बाकी सभी जीवों से श्रेष्ठ बनाती है। यह स्केल ऑफ नेचर का विचार बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली साबित हुआ और यह पश्चिमी सोच का एक बहुत अहम हिस्सा बन गया। हालांकि आज हम जानते हैं कि विकास कोई सीधी पायदान नहीं, बल्कि एक बहुत ही शाखित वृक्ष की तरह है। लेकिन अरस्तू का यह निरीक्षण कि प्रकृति में एक क्रम और एक व्यवस्था है, यह अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। उन्होंने हमें प्रकृति को एक अराजक और बेतरतीब जगह के रूप में नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित और समझने योग्य प्रणाली के रूप में देखना सिखाया। लेकिन यह तो सिर्फ बाहरी आकार था। अरस्तू की असली जीनियस तो तब सामने आई जब उन्होंने जानवरों के शरीर के अंदर झांकने का फैसला किया। वो कौन से अविश्वसनीय राज थे जो उन्होंने जानवरों की चीर फाड़ करके उजागर किए? और वो कौन सी खोज थी जिस पर दुनिया 2000 सालों तक यकीन नहीं कर पाई? इस रोमांचक शारीरिक यात्रा पर हम अगले अध्याय में चलेंगे। चैप्टर नंबर 3, शरीर के अंदर का सफर। जब अरस्तू ने खोले शारीरिक रचना के राज, अरस्तू का काम सिर्फ जानवरों को बाहर से देखकर और उन्हें वर्गीकृत करके ही खत्म नहीं हुआ। वो जानते थे कि असली रहस्य तो शरीर के अंदर छिपा है। वो यह समझना चाहते थे कि एक जानवर का शरीर काम कैसे करता है, उसके अंदर कौन कौन से अंग होते हैं और हर अंग का क्या काम होता है। इस खोज के लिए उन्होंने वो तरीका अपनाया जो उस समय के लिए बहुत ही साहसिक और लगभग वर्जित माना जाता था, विच्छेदन या चीरफाड़। उन्होंने और उनके लाइसियम यानी उनके स्कूल का नाम के छात्रों ने मिलकर 500 से भी ज्यादा अलग अलग प्रजातियों के जानवरों के शरीर की चीरफाड़ की। उन्होंने मुर्गियों, मछलियों, ऑक्टोपस और यहां तक कि हाथियों के भी शरीर का अध्ययन किया। हाँ, यह सच है, उन्हें शायद सिकंदर महान द्वारा भेजे गए जानवरों में से एक हाथी का शरीर भी अध्ययन के लिए मिला था। यह एक बहुत ही गंदा, बदबूदार और मुश्किल काम रहा होगा, लेकिन अरस्तू और उनके छात्र ज्ञान के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे और इस मेहनत के नतीजे चौंका देने वाले थे। उन्होंने जानवरों के शरीर विज्ञान यानी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में ऐसी ऐसी बातें पता लगाईं जो उनसे पहले कोई नहीं जानता था। उनकी यह खोजें इतनी सटीक थीं कि वो लगभग 2000 सालों तक यानी 16वीं-17वीं सदी में आधुनिक विज्ञान के उदय तक चिकित्सा और जीव विज्ञान की किताबों का आधार बनी रहीं। चलिए उनकी कुछ अद्भुत खोजों के बारे में जानते हैं। उन्होंने स्तनधारी जीवों के दिल का अध्ययन किया और यह बताया कि उसमें 4 चैम्बर यानी 4 कक्ष होते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सटीक अवलोकन था। उन्होंने यह भी देखा कि कैसे फेफड़े हवा से ठंडी हवा लेकर दिल से आने वाले गर्म खून को ठंडा करने का काम करते हैं। लेकिन उनकी सबसे अविश्वसनीय खोजें समुद्री जीवों के बारे में थीं। वो लेस्बोस द्वीप पर समुद्र के किनारे बैठकर घंटों बिताते थे और मछुआरों से जो जीव मिलते थे उनकी बारीकी से जांच करते थे। उन्होंने केकरों, झींगों और दूसरे क्रस्टेशियंस के शरीर की जटिल बनावट का बहुत ही विस्तृत वर्णन किया। उन्होंने बताया कि कैसे उनके अंग झुरे होते हैं और कैसे वो अपने खोल को उतारते हैं। लेकिन उनकी 2 खोजें तो ऐसी हैं जिन पर सदियों तक लोगों ने यकीन ही नहीं किया। उन्हें लगा कि अरस्तू कोई कहानी बना रहे हैं। पहली खोज थी प्लेसेंटल डॉगफिश नाम की एक शार्क के बारे में। उस समय सब लोग यही मानते थे कि मछलियां सिर्फ अंडे देती हैं, लेकिन अरस्तू ने इस शार्क की चीर फाड़ करके देखा कि वो जिंदा बच्चे पैदा करती है और वो बच्चे अपनी मां के शरीर के अंदर एक प्लेसेंटा जैसी संरचना से जुड़े होते हैं, ठीक इंसानों और दूसरे स्तनधारी जीवों की तरह। यह एक बहुत ही असाधारण खोज थी जो यह दिखाती थी कि जिंदा बच्चे पैदा करना सिर्फ जमीनी जानवरों का ही गुण नहीं है। लोगों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और इस खोज की सच्चाई को 19वीं सदी में जाकर ही फिर से प्रमाणित किया गया। और दूसरी, इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली खोज थी ऑक्टोपस के बारे में। अरस्तू ने देखा कि नर ऑक्टोपस के पास एक बहुत ही अजीब सी भुजा होती है जो बाकी भुजाओं से अलग होती है।
उन्होंने देखा कि नर इस खास भुजा का इस्तेमाल मादा के शरीर में शुक्राणु डालने के लिए करता है। इस खास भुजा को आज हेक्टोकोटाइलस कहा जाता है। अरस्तु का यह अवलोकन इतना सटीक और इतना अप्रत्याशित था कि बाद के प्रकृतिवादियों ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्हें लगा कि अरस्तु ने किसी घायल या असामान्य ऑक्टोपस को देख लिया होगा और कोई गलत निष्कर्ष निकाल लिया होगा। यह राज भी 2000 सालों तक एक राज ही बना रहा, जब तक कि 19वीं सदी के जीव वैज्ञानिकों ने माइक्रोस्कोप की मदद से फिर से इस बात की पुष्टि नहीं की। ये घटनाएं हमें दिखाती हैं कि अरस्तु का अवलोकन कौशल कितना ज्यादा तेज और सटीक था। वो अपनी नंगी आंखों से वो चीजें देख सकते थे जिन्हें देखने के लिए दुनिया को 2000 साल और माइक्रोस्कोप का इंतजार करना हुआ। लेकिन अरस्तु सिर्फ एक ऑब्जर्वर नहीं थे, वो एक दार्शनिक भी थे। वो सिर्फ यह नहीं देखते थे कि कोई अंग क्या है, वो हमेशा यह भी पूछते थे कि वो क्यों है। उनका मानना था कि प्रकृति कुछ भी बेकार में नहीं बनाती। हर अंग का कोई ना कोई खास मकसद, कोई ना कोई उद्देश्य होता है। आंखें देखने के लिए हैं, पंख उड़ने के लिए हैं और गलफ्रे सांस लेने के लिए हैं। उन्होंने जानवरों के शरीर को एक बहुत ही कुशल और उद्देश्यपूर्ण मशीन की तरह देखा, जहां हर पुर्जा अपना काम पूरी पूर्णता के साथ करता है। यह टेलीलॉजिकल दृष्टिकोण उनके पूरे जीव विज्ञान की नींव है। लेकिन उनकी यह खोज यात्रा हमेशा सही ही नहीं थी। उनके पास आज के उपकरण नहीं थे और कभी-कभी उनके अवलोकन या उनके तर्क उन्हें गलत नतीजों पर भी ले जाते थे। वो कौन सी मुख्य गलतियां थीं जो अरस्तु ने की और क्यों? इस दिलचस्प सवाल की जांच हम अगले अध्याय में करेंगे। चैप्टर नंबर 4, एक जीनियस की गलतियां। जब अरस्तु भी चूक गए। अरस्तु का काम जीव विज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत विशाल छलांग थी, लेकिन वो एक इंसान थे और उनसे भी गलतियां हुई। उनकी इन गलतियों को समझना भी उतना ही जरूरी है जितना कि उनकी उपलब्धियों को समझना, क्योंकि यह हमें विज्ञान की प्रकृति के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि विज्ञान कोई अंतिम सत्य की किताब नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें पुराने विचार नए सबूतों की रोशनी में सुधरते रहते हैं। अरस्तु की कुछ गलतियां तो उनके समय की तकनीकी सीमाओं की वजह से हुईं और कुछ उनके अपने दार्शनिक पूर्वाग्रहों की वजह से। चलिए, उनकी कुछ सबसे प्रसिद्ध गलतियों पर एक नजर डालते हैं। उनकी सबसे प्रमुख और सबसे प्रभावशाली गलती थी स्वतः जनन का सिद्धांत। अरस्तु का मानना था कि ज्यादातर विशाल जानवर तो माता पिता के मिलन से ही पैदा होते हैं, लेकिन कुछ छोटे और सरल जीव बिना किसी माता पिता के निर्जीव पदार्थों से अपने आप पैदा हो सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि कीड़े मकोड़े गोबर या खराब हुए मांस से पैदा होते हैं और ईल मछली जैसी कुछ मछलियां नदी के कीचड़ से अपने आप जन्म ले लेती हैं। आज हमें यह बात बहुत ही बेतुकी लगती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हर जीव अपने जैसे ही किसी जीव से पैदा होता है। लेकिन उस समय जब माइक्रोस्कोप नहीं था और लोग सूक्ष्म जीवों के बारे में कुछ नहीं जानते थे, तो यह एक स्वाभाविक लगने वाला निष्कर्ष था। जब आप देखते हैं कि कुछ दिनों तक रखे हुए मांस में अचानक कीड़े पैदा हो जाते हैं, तो यह मानना आसान है कि वो उसी मांस से पैदा हुए हैं। यह विचार इतना ज्यादा प्रभावशाली था कि यह 2000 सालों तक, यानी 19वीं सदी में लुई पाश्चर के प्रयोगों तक विज्ञान की दुनिया में स्वीकार किया जाता रहा। उनकी दूसरी मुख्य गलती थी दिमाग के फंक्शन को लेकर। अरस्तु ने बहुत से जानवरों के दिमाग की चीरफाड़ की। उन्होंने देखा कि दिमाग खून रहित और ठंडा होता है। इससे उन्होंने यह गलत निष्कर्ष निकाल लिया कि दिमाग का मुख्य काम सोचना या महसूस करना नहीं, बल्कि दिल से आने वाले गर्म खून को ठंडा करने का एक रेडिएटर है। उन्होंने सोचा कि चेतना, विचार और भावनाओं का केंद्र दिमाग नहीं बल्कि दिल है। यह भी उनके समय के हिसाब से एक तर्क संगत लगने वाला निष्कर्ष था। जब हम कोई तीव्र भावना महसूस करते हैं, तो हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। जब हम मर जाते हैं, तो हमारा दिल धड़कना बंद कर देता है, जबकि दिमाग तब भी मौजूद रहता है। इसीलिए उन्हें लगा कि दिल ही जीवन और चेतना का स्रोत है। ये विचार भी सदियों तक चिकित्सा विज्ञान पर हावी रहा। उनकी तीसरी मुख्य गलती प्रजनन की प्रक्रिया को समझने में थी। उन्होंने मुर्गी के अंडे के अंदर चूजे के विकास का बहुत ही शानदार और सटीक अध्ययन किया था। लेकिन जब यह समझने की बारी आई कि नर और मादा की इस प्रक्रिया में क्या भूमिका होती है, तो उनका दार्शनिक पूर्वाग्रह उन पर हावी हो गया। अरस्तु का समाज एक बहुत ही पितृसत्तात्मक समाज था, जहां मर्दों को सक्रिय और श्रेष्ठ
और औरतों को निष्क्रिय और निम्न माना जाता था। और यही सोच उनके जीव विज्ञान में भी झलकती है। उन्होंने कहा कि एक नए जीव को बनाने में नर अपना वीर्य देता है, जो कि रूप और गति का सिद्धांत प्रदान करता है। यानी नर ही बच्चे को उसका आकार, उसकी आत्मा और उसे जिंदा करने वाली शक्ति देता है। दूसरी तरफ मादा सिर्फ अपना मासिक धर्म का रक्त देती है, जो कि सिर्फ एक निष्क्रिय पदार्थ है, एक मिट्टी के ढेर की तरह, जिसे नर का वीर्य आकर एक मूर्ति का आकार देता है। यह एक पूरी तरह से गलत और लैंगिक रूप से पक्षपाती विचार था, जिसने सदियों तक महिलाओं को जैविक रूप से कमतर समझने की एक वैज्ञानिक आधारशिला रखी। इसके अलावा उनकी किताब में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर आधारित हैं। जैसा कि हमने पहले देखा, वो मछुआरों और यात्रियों से भी जानकारी इकट्ठा करते थे, और कभी-कभी यह जानकारी गलत या अधिक करके बताई गई होती थी। जैसे उन्होंने लिखा कि अगर एक नेवले को मगरमच्छ से युद्ध करना होता है, तो वो पहले खुद को कीचड़ में लपेट लेता है और फिर मगरमच्छ के मुंह में घुसकर उसके अंदरूनी अंगों को खा जाता है। यह जाहिर तौर पर एक लोक कथा है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि अरस्तु ने इन गलतियों के बावजूद विज्ञान को एक बहुत महत्वपूर्ण सेवा दी। उन्होंने हमें सिखाया कि अपनी इंद्रियों पर भरोसा कैसे करें और एक तार्किक ढांचा कैसे बनाएं। उनकी गलतियां हमें याद दिलाती हैं कि सबसे अच्छा जीनियस भी अपने समय और अपनी संस्कृति की सीमाओं में बंधा होता है। लेकिन उनकी एक और बहुत अहम देन थी, एक ऐसा क्षेत्र जहां उनकी नजर सिर्फ शरीर पर नहीं, बल्कि जानवरों के व्यवहार पर थी। उन्होंने जानवरों के मन को समझने की जो पहली कोशिश की, उसकी कहानी हम अगले अध्याय में सुनेंगे। चैप्टर नंबर 5, जानवरों का समाज। जब अरस्तु ने उनके व्यवहार को समझा, अरस्तु की खोज सिर्फ जानवरों के शरीर की चीर-फाड़ तक ही सीमित नहीं थी। वो एक बहुत ही उत्सुक पर्यवेक्षक थे, और उनकी दिलचस्पी इस बात में भी थी कि जानवर अपनी जिंदगी जीते कैसे हैं। वो क्या खाते हैं, वो कहाँ रहते हैं, वो एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, और वो अपने बच्चों की देखभाल कैसे करते हैं। यानी वो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन कर रहे थे, जिसे आज हम इथोलॉजी कहते हैं। हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स में हमें जानवरों के व्यवहार के बारे में इतने सारे सूक्ष्म और दिलचस्प अवलोकन मिलते हैं कि यह आज भी अध्ययन में बहुत मजेदार लगती है। वो एक ऐसे जासूस की तरह थे जो जानवरों की दुनिया के सामाजिक और व्यक्तिगत रहस्यों को उजागर कर रहा था। उनका सबसे प्रसिद्ध और विस्तृत अध्ययन मधुमक्खियों के बारे में है। अरस्तु मधुमक्खियों के छत्ते की सामाजिक संरचना से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। उन्होंने बहुत ही सटीकता से वर्णन किया कि कैसे एक छत्ते में 3 तरह की मधुमक्खियां होती हैं। एक राजा, जिसे आज हम रानी मक्खी कहते हैं, जो छत्ते का मुखिया होता है और बच्चे पैदा करता है। बहुत सारी कर्मी मक्खियां जो शहद बनाती हैं और छत्ते की देखभाल करती हैं। और कुछ ड्रोन जो राजा के साथ संगम करते हैं। हालांकि उन्होंने रानी मक्खी के लिंग को लेकर गलती की और उसे नर समझ लिया, लेकिन उनका यह अवलोकन कि छत्ते में काम का एक बहुत ही स्पष्ट और अनुशासित विभाजन होता है, बिल्कुल सही था। उन्होंने यह भी देखा कि कैसे मधुमक्खियां फूलों से रस इकट्ठा करती हैं और कैसे वो मोम बनाकर अपना छत्ता बनाती हैं। वो उनके अनुशासन और उनकी सामूहिक बुद्धिमत्ता के कायल थे। उन्होंने पक्षियों के व्यवहार पर भी बहुत काम किया। वो पहले इंसान थे जिन्होंने प्लायन की घटना का व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि कैसे कुछ पक्षी, जैसे कि सारस और बटेर, सर्दियों के आने पर ठंडे इलाकों को छोड़कर गर्म इलाकों में चले जाते हैं और फिर गर्मियां आने पर वापस लौट आते हैं। उन्होंने यह भी देखा कि अलग-अलग पक्षियों के घोंसले बनाने के तरीके कितने अलग-अलग और कितने जटिल होते हैं। उन्होंने कोयल के उस चालाक व्यवहार को भी नोट किया, जिसमें वो अपने अंडे दूसरे पक्षियों के घोंसलों में देती है, ताकि दूसरे पक्षी उसके बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करें। यह ब्रूड पैरासिटिज्म का एक क्लासिक उदाहरण है, और अरस्तु ने इसे आज से 2500 साल पहले ही देख लिया था। समुद्री जीवों का व्यवहार तो उनका पसंदीदा विषय था। उन्होंने कटलफिश के उस अद्भुत रक्षा तंत्र का वर्णन किया, जिसमें वो खतरे के समय अपने शरीर से एक काली स्याही छोड़कर पानी को धुंधला कर देती है और दुश्मन से बच निकलती है। उन्होंने यह भी देखा कि कैसे कुछ मछलियां, जैसे कि टोरपीडोरे, अपने शरीर से बिजली का झटका पैदा करके अपने शिकार को पंगु बना देती हैं।
उन्होंने मछलियों के प्रजनन के तरीकों का भी बहुत ही रोचक वर्णन किया है। उन्होंने देखा कि कैसे कुछ नर मछलियां अपने अंडों की रक्षा के लिए घोंसले बनाती हैं और जब तक बच्चे बाहर नहीं आ जाते तब तक उनकी रखवाली करती हैं। उन्होंने जानवरों के बीच बुद्धिमत्ता के स्तरों पर भी विचार किया। उनका मानना था कि कुछ जानवर दूसरों से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। उन्होंने देखा कि कैसे कुछ जानवर औजारों का इस्तेमाल करते हैं या कैसे वो भविष्य के लिए योजना बनाते हैं, जैसे कि चींटियां जो सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा करती हैं। उन्होंने जानवरों के बीच दोस्ती, दुश्मनी और सामाजिक संबंधों का भी अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि जानवर सिर्फ अपनी सहज प्रवृत्तियों से ही नहीं चलते, बल्कि वो सीखते भी हैं और उनमें याददाश्त भी होती है। हालांकि उन्होंने इंसान को तर्क करने की क्षमता की वजह से सबसे ऊपर रखा, लेकिन उन्होंने जानवरों की मानसिक क्षमताओं को कभी भी पूरी तरह से नकारा नहीं। वो उन्हें सिर्फ चलती फिरती मशीनें नहीं, बल्कि महसूस करने वाले, सीखने वाले जीव मानते थे। यह एक बहुत ही आधुनिक और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण था। अरस्तु का यह काम हमें सिखाता है कि हमें जानवरों को सिर्फ वस्तुओं के रूप में नहीं, बल्कि जटिल सामाजिक और भावनात्मक जीवन वाले प्राणियों के रूप में देखना चाहिए। उन्होंने हमें जानवरों की दुनिया का सम्मान करना सिखाया, लेकिन उनकी यह पूरी खोज यात्रा एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर खत्म होती है, और वो है जीवन की उत्पत्ति का सवाल। जीवन आता कहां से है? एक नया जानवर कैसे पैदा होता है? इस परम रहस्य पर अरस्तु के क्या विचार थे, ये हम अगले अध्याय में जानेंगे। चैप्टर नंबर 6, जीवन का चमत्कार। जब अरस्तु ने प्रजनन के रहस्य को खोजा, अरस्तु के लिए जानवरों के साम्राज्य में सबसे प्रमुख और सबसे पवित्र रहस्य था प्रजनन का रहस्य, यानी जीवन कैसे एक पीरही से दूसरी पीरही तक जाता है, एक नया जीवन कैसे शुरू होता है। यह सवाल उनके पूरे दर्शन के केंद्र में था, क्योंकि यह सीधे सीधे कारण और उद्देश्य के उनके विचारों से जुड़ा हुआ था। हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स का एक बहुत अहम हिस्सा इसी चमत्कार को समझने के लिए समर्पित है। उन्होंने जानवरों की दुनिया में प्रजनन के तरीकों की अविश्वसनीय विविधता को देखा और उसे पहली बार एक व्यवस्थित रूप देने की कोशिश की। उन्होंने सबसे पहले प्रजनन के दो मुख्य तरीकों में फर्क किया। यौन प्रजनन, जिसमें एक नर और एक मादा की जरूरत होती है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें एक अकेला जीव ही अपने जैसी संतान पैदा कर सकता है। यह एक बहुत ही मौलिक और महत्वपूर्ण वर्गीकरण था। यौन प्रजनन के अंदर भी उन्होंने कई अलग अलग तरीकों को पहचाना। उन्होंने जानवरों को 3 विशाल समूहों में बांटा, जो आज भी जीव विज्ञान में इस्तेमाल होते हैं। पहला समूह था विविपेरस, यानी वो जानवर जो जिंदा बच्चे पैदा करते हैं। इसमें उन्होंने इंसानों और दूसरे स्तनधारी जीवों को रखा। उन्होंने यह भी देखा कि इन जीवों में बच्चे मां के शरीर के अंदर ही विकसित होते हैं। दूसरा और सबसे मुख्य समूह था ओविपेरस, यानी वो जानवर जो अंडे देते हैं और बच्चे उन अंडों के अंदर विकसित होते हैं। इसमें उन्होंने पक्षियों, सरीसृपों, उभयचरों और ज्यादातर मछलियों को रखा। यह समूह सबसे ज्यादा विविध था और अरस्तु ने इसके अंदर की जटिलताओं का भी अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि कुछ जानवरों के अंडे परफेक्ट होते हैं, यानी उनमें बच्चे के विकास के लिए सारा पोषण पहले से ही मौजूद होता है, जैसे कि मुर्गी का अंडा। और कुछ जानवरों के अंडे इम्परफेक्ट होते हैं, यानी वो एक अविकसित अवस्था में बाहर आते हैं और उन्हें अभी और विकसित होना होता है। और तीसरा एक बहुत ही दिलचस्प समूह था लार्विपेरस या वर्मीपेरस, यानी वो जानवर जो न तो पूरे विकसित बच्चे पैदा करते हैं और न ही अंडे देते हैं, बल्कि वो एक लार्वा या ग्रब को जन्म देते हैं, जो बाद में जाकर एक वयस्क जीव में बदलता है। इसमें उन्होंने कुछ कीड़े मकोड़ों और मक्खियों को रखा। यह मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया का एक शुरुआती अवलोकन था, जिसे हम आज तितलियों और दूसरे कीड़ों में देखते हैं। अरस्तु का सबसे महान और सबसे विस्तृत काम था मुर्गी के अंडे के अंदर चूजे के विकास का अध्ययन। यह भ्रूण विज्ञान के क्षेत्र में किया गया पहला वैज्ञानिक अध्ययन था। उन्होंने अलग अलग दिनों के अंडों को तोड़ा और बहुत ही सावधानी से यह देखा कि चूजा कैसे दिन प्रतिदिन विकसित होता है। उन्होंने वर्णन किया कि कैसे सबसे पहले दिल बनना शुरू होता है और वो एक छोटे से लाल बिंदु की तरह धड़कता हुआ दिखाई देता है। फिर कैसे खून की नसें बनती हैं और फिर कैसे आंखें और फिर बाकी के अंग धीरे धीरे आकार लेते हैं। उनका यह कदम दर कदम का वर्णन इतना सटीक था कि यह सदियों तक भ्रूण विज्ञान की हर किताब का आधार बना रहा। यह उनके धैर्य और उनके सूक्ष्म अवलोकन कौशल का एक अद्भुत प्रमाण है।
लेकिन जैसा कि हमने पहले देखा, जब यह समझने की बारी आई कि इस पूरी प्रक्रिया में नर और मादा का योगदान क्या है, तो वो चूक गए। उनका यह मानना कि नर रूप देता है और मादा सिर्फ पदार्थ देती है, एक प्रमुख वैज्ञानिक गलती थी। यह गलती इसलिए हुई क्योंकि उनके पास शुक्राणु और अंडाणु को देखने के लिए माइक्रोस्कोप नहीं था। वो यह नहीं देख सकते थे कि नर और मादा दोनों ही बच्चे के जेनेटिक मटेरियल में बराबर का योगदान देते हैं। वो सिर्फ वही देख सकते थे जो उनकी नंगी आंखों को दिखाई देता था, और उसमें उन्हें नर का वीर्य एक सक्रिय तत्व और मादा का योगदान एक निष्क्रिय तत्व जैसा लगा। यह हमें दिखाता है कि अरस्तु का विज्ञान, अवलोकन और दर्शन का एक मिश्रण था। जहां उनका अवलोकन खत्म हो जाता था, वहां वो अपने दार्शनिक सिद्धांतों से खाली जगह को भरने की कोशिश करते थे। और कभी-कभी यह सिद्धांत उन्हें सही रास्ते पर ले जाते थे और कभी-कभी गलत। लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि उन्होंने ही पहली बार जीवन की उत्पत्ति के इस रहस्य को पौराणिक कथाओं और अंधविश्वासों से निकालकर वैज्ञानिक जांच के दायरे में लाया। उन्होंने हमें वो सवाल दिए जिन्हें सुलझाने में विज्ञान को अगले 2000 साल लग गए। लेकिन अरस्तु की यह कहानी सिर्फ उनकी वैज्ञानिक खोजों के बारे में नहीं है। यह उनके उस गहरे दार्शनिक दृष्टिकोण के बारे में भी है जिसने पश्चिमी दुनिया को आकार दिया। वो जानवरों की दुनिया को किस नजर से देखते थे और हम उनसे क्या सीख सकते हैं, इस पर हम अगले अध्याय में विचार करेंगे। चैप्टर नंबर 7, प्रकृति की पायदान, अरस्तु का ब्रह्मांड और उसमें हमारा स्थान। अब हम अरस्तु के जीव विज्ञान के उस पहलू पर आ गए हैं जहां उनका विज्ञान और उनका दर्शन एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। अरस्तु सिर्फ तथ्यों को इकट्ठा करने वाले वैज्ञानिक नहीं थे, वो एक ऐसे दार्शनिक थे जो हर चीज में एक पैटर्न, एक व्यवस्था और एक मकसद खोज रहे थे। जब उन्होंने जानवरों के साम्राज्य को देखा, तो उन्हें वहां कोई अराजकता या संयोग नहीं दिखाई दिया। उन्हें वहां एक बहुत ही सुंदर और सुव्यवस्थित क्रम दिखाई दिया, एक ऐसी पायदान जो सरल से जटिल की ओर और अपूर्ण से पूर्ण की ओर जाती है। इसी महान विचार को स्केल ऑफ नेचर या जीवन की महान श्रृंखला कहा जाता है। यह विचार इतना ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली था कि इसने लगभग 2000 सालों तक, डार्विन के आने तक, पश्चिमी दुनिया के सोचने के तरीके को परिभाषित किया। अरस्तु ने प्रकृति को एक विशाल, निरंतर पायदान के रूप में देखा। इस पायदान के सबसे निचले पायदान पर थे निर्जीव पदार्थ, चट्टानें, मिट्टी, धातु। इनमें सिर्फ अस्तित्व था, जीवन नहीं। इनसे ठीक ऊपर का पायदान था पौधों का। पौधों में जीवन था, वो विकसित होते थे, प्रजनन करते थे, लेकिन उनमें गति और संवेदना नहीं थी। अरस्तु के अनुसार उनके पास एक वनस्पतिक आत्मा थी। पौधों से ऊपर का पायदान था जानवरों का। जानवरों के पास वनस्पतिक आत्मा के साथ साथ एक संवेदनशील आत्मा भी थी। इसकी वजह से वो चल फिर सकते थे, महसूस कर सकते थे और उनमें इच्छाएं और भूख होती थी। लेकिन जानवरों का यह पायदान भी एक समान नहीं था। इसके अंदर भी एक पूरी पायदान थी। सबसे नीचे थे वो सरल जानवर जो पौधों से बहुत मिलते जुलते थे, जैसे कि स्पंज और सी एनेमोन। अरस्तु को यह देखकर बहुत हैरानी होती थी कि यह जीव पौधे हैं या जानवर, क्योंकि वो एक ही जगह पर रहते थे। इनसे ऊपर थे कीड़े मकोड़े, फिर शंख और घोंघे, फिर केकरे और झींगे, और फिर ऑक्टोपस जैसे ज्यादा जटिल जीव। और फिर आते थे खून वाले जानवर यानी वर्टिब्रेट्स, जिनमें सबसे नीचे मछलियां थीं, फिर उभयचर और सरीसृप, फिर पक्षी और फिर स्तनधारी जीव। हर पायदान पिछले वाले से ज्यादा जटिल, ज्यादा गतिशील और ज्यादा पूर्ण था। और इस पूरी प्राकृतिक पायदान के शिखर पर कौन था? अरस्तु के अनुसार वो था इंसान। इंसान क्यों? क्योंकि इंसान के पास वनस्पतिक आत्मा और संवेदनशील आत्मा के साथ साथ एक और सबसे श्रेष्ठ चीज थी, एक तार्किक आत्मा, यानी सोचने, समझने और तर्क करने की क्षमता। यही वो चीज थी जो इंसान को बाकी पूरी प्रकृति से अलग और श्रेष्ठ बनाती थी। इस तरह अरस्तु ने पूरे ब्रह्मांड को एक पदानुक्रम, एक पदानुक्रम में व्यवस्थित कर दिया, जिसमें हर जीव और हर चीज का अपना एक निश्चित स्थान और एक निश्चित उद्देश्य था। यह विचार बहुत ही आकर्षक था, क्योंकि यह दुनिया को एक बहुत ही व्यवस्थित, स्थिर और समझने योग्य जगह बना देता था। हर चीज अपनी जगह पर थी और हर चीज का एक मकसद था। लेकिन इस विचार के कुछ बहुत ही गहरे और कभी-कभी खतरनाक परिणाम भी हुए। सबसे पहले इसने इंसान को प्रकृति के केंद्र में रख दिया। यह एक बहुत ही मानव केंद्रित दृष्टिकोण था, जो मानता था कि बाकी सारी प्रकृति
इंसान के इस्तेमाल के लिए ही बनी है। इस सोच ने सदियों तक इंसान को प्रकृति का शोषण करने का एक दार्शनिक औचित्य प्रदान किया। दूसरे, इसने समाज के अंदर भी एक प्राकृतिक पदानुक्रम का विचार पैदा किया। जैसे प्रकृति में कुछ जीव दूसरों से श्रेष्ठ हैं, वैसे ही इंसानी समाज में भी कुछ इंसान दूसरों से श्रेष्ठ हो सकते हैं। अरस्तु खुद मानते थे कि कुछ लोग स्वभाव से ही स्वामी होते हैं और कुछ लोग स्वभाव से ही दास होते हैं। उन्होंने महिलाओं को भी पुरुषों से कमतर और अपूर्ण माना। उनके स्केल ऑफ नेचर का इस्तेमाल बाद में नस्लवाद और सामाजिक भेदभाव को सही ठहराने के लिए भी किया गया। यह हमें दिखाता है कि कैसे एक शक्तिशाली वैज्ञानिक या दार्शनिक विचार का इस्तेमाल अच्छे और बुरे दोनों ही कामों के लिए किया जा सकता है। आज हम जानते हैं कि विकास कोई सीधी पायदान नहीं है, जैसा कि डार्विन ने हमें दिखाया। यह एक बहुत ही जटिल और शाखित वृक्ष है, जिसकी हर शाखा का अपना एक अलग महत्व है। इंसान इस वृक्ष के शिखर पर नहीं, बल्कि उसकी एक छोटी सी टहनी पर बैठा है। लेकिन इसके बावजूद अरस्तु के इस महान विचार से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें प्रकृति में पैटर्न और व्यवस्था को खोजना चाहिए। यह हमें सिखाता है कि हर जीव, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, इस महान श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण चाबी है। और सबसे ज्यादा यह हमें हमारी अपनी अनोखी क्षमता, यानी तर्क करने की क्षमता की जिम्मेदारी का एहसास कराता है। लेकिन अरस्तु की यह कहानी सिर्फ उनकी अपनी नहीं है। उनकी विरासत उनके बाद भी जिंदा रही। कैसे? यह हम अगले अध्याय में देखेंगे। चैप्टर नंबर 8, 2000 साल का राज। अरस्तु की अमर विरासत। अरस्तु की मृत्यु 322 ईसा पूर्व में हुई, लेकिन उनकी बौद्धिक मृत्यु नहीं हुई, बल्कि उनके जाने के बाद उनके विचारों का और खासकर उनके जीव विज्ञान का एक ऐसा लंबा और लगभग अखंड शासन शुरू हुआ जो इतिहास में शायद ही किसी और विचारक का हुआ हो। लगभग 2000 सालों तक हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स और उनके दूसरे जैविक ग्रंथ जीव विज्ञान के क्षेत्र में अंतिम और निर्विवाद सत्य माने जाते रहे। अगर अरस्तु ने कुछ कह दिया है तो वो सच ही होगा। इस पर सवाल उठाना लगभग धर्म विरोध जैसा माना जाता था। उनकी विरासत एक बहुत ही विशाल और जटिल कहानी है, जो अलग अलग सभ्यताओं और युगों से होकर गुजरती है। उनके तुरंत बाद उनके अपने स्कूल लाइसिम में उनके एक शिष्य थियोफ्रेस्टस ने उनके काम को आगे ले गया। थियोफ्रेस्टस ने पौधों की दुनिया पर वैसा ही काम किया जैसा अरस्तु ने जानवरों पर किया था, और इसीलिए उन्हें वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। रोमन साम्राज्य के समय में प्लिनी द एल्डर जैसे लेखकों ने अपने विशाल प्राकृतिक इतिहास के विश्वकोश में अरस्तु के काम को बहुत अधिक पैमाने पर शामिल किया। चिकित्सा के क्षेत्र में गैलेन जैसे महान रोमन चिकित्सक ने भी अपने शारीरिक रचना के ज्ञान के लिए अरस्तु पर बहुत ज्यादा भरोसा किया। लेकिन पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन के बाद जब यूरोप अंधकार युग में प्रवेश कर गया, तो अरस्तु के बहुत से वैज्ञानिक ग्रंथ पश्चिम में खो गए। लेकिन वो पूरी तरह से गायब नहीं हुए। वो इस्लामिक दुनिया में जिंदा रहे। 8वीं से 13वीं सदी के बीच जब इस्लामिक सभ्यता अपने स्वर्ण युग में थी, तो अरब और फारसी विद्वानों ने अरस्तु के ग्रंथों का ग्रीक से अरबी में अनुवाद किया। अल किंदी, अल फराबी, इब्न सिना और इब्न रुश्द जैसे महान विचारकों ने अरस्तु के दर्शन और विज्ञान का बहुत ही गहराई से अध्ययन किया, उस पर टीकाएं लिखीं और उसे अपनी इस्लामी सोच के साथ मिलाने की कोशिश की। उन्होंने अरस्तु के अवलोकन और वर्गीकरण के तरीकों को और भी आगे ले गया। इस तरह अरस्तु का ज्ञान न सिर्फ सुरक्षित रहा, बल्कि वो और भी ज्यादा समृद्ध हुआ। और फिर 12वीं और 13वीं सदी में यही अरबी ग्रंथ और टीकाएं स्पेन और सिसिली के रास्ते फिर से यूरोप में वापस पहुंची। अब उनका अरबी से लैटिन में अनुवाद किया गया। यह यूरोप के लिए एक बहुत अधिक बौद्धिक पुनर्जागरण था। अरस्तु के विचारों की वापसी ने यूरोप की यूनिवर्सिटीज में एक क्रांति ला दी, और इसी क्रांति के सबसे प्रमुख नायक थे थॉमस एक्विनास, जिनके बारे में हम एक और ऑडियो बुक में बात कर चुके हैं। एक्विनास ने अरस्तु को द फिलोसोफर यानी एकमात्र दार्शनिक का दर्जा दिया, और उन्होंने अरस्तु के दर्शन को ईसाई धर्मशास्त्र के साथ मिलाने का एक विशाल कार्य किया। इसके बाद अरस्तु का अधिकार चर्च और यूनिवर्सिटी दोनों में ही स्थापित हो गया। इस लंबे शासन का एक अच्छा पहलू भी था और एक बुरा भी। अच्छा पहलू यह था कि अरस्तु ने लोगों को प्रकृति का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करने के लिए एक ढांचा और एक शब्दावली दी। उन्होंने विज्ञान को एक गंभीर अकादमिक विषय के रूप में स्थापित किया। लेकिन इसका बुरा पहलू यह था
कि लोगों ने अरस्तु को एक ऐसी अथॉरिटी बना लिया जिस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता था। वो अरस्तु के लिखे हुए शब्दों पर ज्यादा यकीन करने लगे बनिस्बत अपनी आंखों देखी सच्चाई के। विज्ञान जो अवलोकन और सवाल पूछने से शुरू हुआ था, वो अब सिर्फ एक पुरानी किताब को रटने तक ही सीमित रह गया था। अगर किसी को कोई ऐसी चीज दिखती थी जो अरस्तु की किताब में लिखी बात से अलग होती थी, तो वो अपनी आंखों पर नहीं बल्कि अरस्तु पर यकीन करता था। यह जड़ता 16वीं और 17वीं सदी में जाकर टूटी, जब वेसेलियस जैसे शरीर वैज्ञानिकों ने खुद चीर फाड़ करके दिखाया कि अरस्तु शरीर रचना के कई मामलों में गलत थे, और गैलीलियो जैसे खगोलविदों ने अपने टेलीस्कोप से दिखाया कि अरस्तु का ब्रह्मांड का मॉडल गलत था। यह वैज्ञानिक क्रांति का दौर था, लेकिन यह समझना जरूरी है कि इन नए वैज्ञानिकों ने भी अरस्तु को पूरी तरह से खारिज नहीं किया। उन्होंने अरस्तु के ही तरीके यानी अवलोकन और तर्क के तरीके का इस्तेमाल करके अरस्तु के ही निष्कर्षों को सुधारा। वो अरस्तु के कंधों पर ही खड़े थे। आज भी जब हम जीव विज्ञान की कोई भी किताब खोलते हैं, तो उसमें इस्तेमाल होने वाले बहुत से शब्द और अवधारणाएं, जैसे कि जेन्स, स्पीशीज या वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट का मूल विचार हमें सीधे अरस्तु तक ले जाते हैं। वो एक ऐसे विशाल वृक्ष की तरह हैं जिसकी मूलें बहुत गहरी हैं, और विज्ञान की बहुत सी शाखाएं आज भी उन्हीं मूलों से पोषण प्राप्त कर रही हैं। लेकिन हम, आज के आम इंसान, अरस्तु की इस 2500 साल पुरानी किताब से क्या सीख सकते हैं? इस पर हम अगले अध्याय में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 9, अरस्तु का सबक। अपनी आंखों से देखना सीखें। अब हम अपनी इस ऑडियो बुक के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में हैं। हमने अरस्तु के जीवन, उनकी खोजों और उनकी विरासत की एक लंबी यात्रा की है। लेकिन अब सवाल यह है कि हम, जो 21वीं सदी की इस तेज रफ्तार और तकनीक से भरी दुनिया में जी रहे हैं, हम इस प्राचीन ग्रीक दार्शनिक और उसकी जानवरों की किताब से क्या सीख सकते हैं? क्या यह सिर्फ एक दिलचस्प अकादमिक विषय है, या इसमें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी कुछ गहरे और व्यावहारिक सबक छिपे हैं? मुझे लगता है कि अरस्तु का जीवन और उनका काम हमें कुछ बहुत ही मौलिक और शाश्वत सबक सिखाता है। पहला और सबसे मुख्य सबक है, अपनी आंखों पर भरोसा करना सीखें। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हम पर हर तरफ से जानकारी की बमबारी हो रही है। हमें टीवी, इंटरनेट और सोशल मीडिया पर लगातार बताया जा रहा है कि हमें क्या सोचना चाहिए, क्या मानना चाहिए और दुनिया को कैसे देखना चाहिए। हम अक्सर दूसरों की राय को या सुनी सुनाई बातों को बिना जांचे परखे सच मान लेते हैं। अरस्तु हमें इस बौद्धिक आलस से बाहर निकलने के लिए कहते हैं। वो हमें कहते हैं, बाहर जाओ और खुद देखो। अगर आपको राजनीति को समझना है, तो सिर्फ न्यूज चैनलों की बहसें मत देखिए, जमीन पर जाकर लोगों से बात कीजिए। अगर आपको किसी दूसरी संस्कृति को समझना है, तो सिर्फ किताबों में मत अध्ययन कीजिए। मौका मिले तो वहां जाकर रहिए, उनके साथ खाइए पीजिए और अपनी आंखों से देखिए। अरस्तु हमें एक प्राथमिक स्रोत बनने के लिए प्रेरित करते हैं, न कि हमेशा एक द्वितीयक स्रोत पर निर्भर रहने के लिए। दूसरा सबक है, जिज्ञासा को जिंदा रखना। अरस्तु अपने समय के सबसे प्रमुख विद्वान थे, लेकिन उन्होंने कभी भी सीखना बंद नहीं किया। वो एक छोटे बच्चे की तरह जिज्ञासु थे, जो हर चीज के बारे में सवाल पूछता था। एक छोटी सी चींटी कैसे चलती है, या एक मछली पानी में कैसे सांस लेती है, यह सवाल उनके लिए उतने ही महत्वपूर्ण थे जितने कि ब्रह्मांड के कोई सारे रहस्य। हमारी शिक्षा प्रणाली और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी अक्सर हमारी इस प्राकृतिक जिज्ञासा को मार देती है। हम सवाल पूछना बंद कर देते हैं और मान लेते हैं कि हमें सब कुछ पता है। अरस्तु हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया आश्चर्यों से भरी हुई है और सीखने के लिए हमेशा कुछ न कुछ नया होता है। वो हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम अपने आसपास की दुनिया को, चाहे वो एक वृक्ष हो, एक जानवर हो या हमारा अपना शरीर हो, एक नई और ताजा नजर से देखें। तीसरा सबक है, पैटर्न और व्यवस्था को खोजना। अरस्तु का मानना था कि दुनिया अराजक नहीं है, उसके अंदर एक व्यवस्था है, एक तर्क है। उनका जीवन इसी व्यवस्था को खोजने के लिए समर्पित था। यह सबक हमें हमारी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। हम अपनी आदतों में, अपने रिश्तों में और अपनी सफलता और असफलताओं में पैटर्न खोज सकते हैं। जब हम इन पैटर्न को समझ जाते हैं, तो हम अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। यह हमें एक ज्यादा व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। और चौथा सबक है, धैर्य का महत्व। अरस्तु की खोजें एक दिन में नहीं हुई,
उन्होंने सालों तक धैर्यपूर्वक अवलोकन और विश्लेषण किया। आज की इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की दुनिया में हम हर चीज का नतीजा तुरंत चाहते हैं। हम रातों रात सफल होना चाहते हैं, रातों रात वजन कम करना चाहते हैं, रातों रात कोई नया कौशल सीखना चाहते हैं। अरस्तु का जीवन हमें सिखाता है कि किसी भी महान चीज को हासिल करने में समय और मेहनत लगती है। ज्ञान और समझ धीरे धीरे, कदम दर कदम ही आते हैं। हमें प्रक्रिया पर भरोसा करना सीखना होगा, न कि सिर्फ नतीजों के पीछे भागना होगा। ये कुछ बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही गहरे सबक हैं जो अरस्तु की यह प्राचीन किताब हमें आज भी सिखा सकती है। ये हमें एक बेहतर वैज्ञानिक, एक बेहतर विचारक और एक ज्यादा जागरूक इंसान बनने में मदद कर सकती है। और इसी के साथ दोस्तों, हम अरस्तु और उनकी हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स की इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। हमने एक ऐसे इंसान की कहानी सुनी जिसने अकेले ही अपनी बुद्धि और अपनी जिज्ञासा के दम पर विज्ञान की एक पूरी नई शाखा को जन्म दिया। वो सिर्फ एक दार्शनिक नहीं थे जो हवा में बातें करते थे। वो एक सच्चे खोजी थे जो जमीन पर उतरकर अपने हाथों को गंदा करके प्रकृति के रहस्यों को उजागर करते थे। उन्होंने हमें सिखाया कि ज्ञान का रास्ता अवलोकन, तर्क और खूब मेहनत से होकर गुजरता है। उन्होंने जानवरों के साम्राज्य का पहला नक्शा बनाया और वो नक्शा इतना सटीक था कि वो 2000 सालों तक दुनिया का मार्गदर्शन करता रहा। हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स सिर्फ जानवरों के बारे में एक किताब नहीं है। ये वैज्ञानिक पद्धति के जन्म की कहानी है। ये इंसानी जिज्ञासा की जीत की कहानी है। ये हमें दिखाती है कि एक अकेला समर्पित मन क्या कुछ हासिल कर सकता है। अरस्तु की विरासत हमें यह याद दिलाती है कि हमें अपने आसपास की दुनिया को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर छोटी से छोटी चीज में, चाहे वो एक मधुमक्खी का छत्ता हो या एक मछली का अंडा, एक अद्भुत व्यवस्था और एक गहरा रहस्य छिपा हुआ है जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। उन्होंने हमें प्रकृति का सम्मान करना सिखाया और यह भी सिखाया कि हम इंसान इस महान श्रृंखला की सिर्फ एक कड़ी हैं, यद्यपि एक बहुत ही खास कड़ी, क्योंकि हमारे पास तर्क करने की क्षमता है। यह ऑडियो बुक आपको जीव विज्ञान के सारे तथ्य याद कराने के लिए नहीं थी। इसका मकसद था आपको उस अरस्तु वाली नजर से परिचित कराना। वो नजर जो ध्यान से देखती है, जो सवाल पूछती है, जो वर्गीकृत करती है और जो हर चीज में एक मकसद और एक पैटर्न खोजने की कोशिश करती है। अगर इस ऑडियो बुक को सुनने के बाद अगली बार जब आप किसी जानवर को देखें और आपके मन में यह सवाल आए कि यह ऐसा क्यों है, तो समझिएगा कि आपके अंदर का अरस्तु जाग गया है। अरस्तु ने ज्ञान का जो दीपक जलाया था वो आज भी जल रहा है। विज्ञान आज उनसे बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन वो रास्ता, वो दिशा सबसे पहले अरस्तु ने ही दिखाई थी। इसीलिए वो हमेशा ज्ञान के जनक के रूप में याद किए जाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस प्रेरणादायक पुस्तक के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि कैसे अवलोकन और तर्क की शक्ति से हम अपने आसपास की दुनिया के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है। यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे अपनी जिज्ञासा को जिंदा रखें, कैसे अपनी आंखों से देखना सीखें और कैसे अपने चारों तरफ की दुनिया में छिपे हुए पैटर्न और व्यवस्था को पहचानें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, ये आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं और आपके अंदर सच को जानने और समझने की कितनी क्षमता छिपी हुई है। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको अपने मन की शक्ति और नियंत्रण के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे।
तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं।